भैया बोलते हैं ना भैया लोग कि ना एम चूज करना इजी होता है बट एम तक पहुंचना बहुत हार्ड होता है, बड़ा परसिवरेंस मांगता है। गए थे। तभी अचानक एक रिफ्रेश किया तो देखा मेरा फोटो वोटो आ गया, ये क्या था। तब देखा अरे रिजल्ट आ गया। तो फिर मैं देखा 21, तो आई स्क्रीन एंड फिर जो मम्मी पापा सब भाग के आए कि क्या हो गया। सो हे गाइस, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। आज के जो अपने गेस्ट है उनका नाम है तथागता दे। उनकी थोड़े दिन पहले यार ऑल इंडिया रैंक 21 आई है गेट एग्जाम के अंदर यार, मतलब मालूम पड़ रहा हो कितना भारी अपना वीडियो होने वाला है। तो उनसे पूरा डिस्कस करेंगे कैसे उन्होंने रैंक लाई थी अच्छी, मतलब यार 2 फिगर में रैंक लाए हैं वो, और आगे वो क्या क्या सोच रहे हैं। उनसे पूरे प्रिपरेशन की जर्नी जानेंगे, उनसे पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको देखनी वीडियो एंड तक, शेयर करना है इस वीडियो को दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना है चैनल को। बाकी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने गेस्ट से मिलते हैं। सो अपने साथ है तथागता भैया, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं चैनल के ऊपर। हाय भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? भैया ऑल गुड भैया। मतलब भैया आपसे मिले इन लिंक्डइन पे आपकी देखा कि आपकी रैंक आई 21 ऑल इंडिया रैंक। तो भैया और आपसे बात करने गया तो भैया और भी अच्छा हो गया लिटरली भैया। थैंक यू थैंक यू। सो भैया अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपन आज का इंटरव्यू स्टार्ट करें। हाँ हाँ श्योर श्योर। इंटरव्यू कैसा है? तो Q&A सेशन है जस्ट तुम्हारे साथ, चलो। नहीं भैया, आपने जो एकम्प्लिश किया है ना भैया, गोल भैया वो बहुत बड़ा है भैया। आपने मेरे को टाइम दिया, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है भैया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी करोगे एक दिन। ओके भैया। सो भैया मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा भैया कि गेट एग्जाम के बारे में एक बार सब ऑडियंस को बता दीजिए, मतलब इसमें होता क्या है ये, क्यों देते हैं लोग इसको, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसका भैया अगर आपको एज लिमिट, एज क्राइटेरिया जो होता है वो अगर आपको मालूम हो गया तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एग्जामिनेशन जो है ये माना जाता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सबसे पावरफुल एग्जाम है, क्योंकि इसका जो प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत कॉमन थिंग है कि एमटेक एंट्रेंस इंडिया में जो होता है वो गेट एग्जामिनेशन की स्कोर के थ्रू होता है। लाइक जो IITs है, IISc है और वेरियस NITs है और बाकी सारे जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, उन सब में एडमिशन जो होता है तो गेट एग्जाम स्कोर के बेसिस पे होता है। और सिर्फ यही नहीं, लाइक गेट एग्जामिनेशन का प्रोस्पेक्ट इससे बहुत बड़ा है। लाइक बहुत जो इंडियन के PSUs हैं, तो मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे बैकग्राउंड पे PSU कम होते हैं, लेकिन जो कोर स्ट्रीम्स होता है लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और ये सारे जो स्ट्रीम्स होते हैं उनके लिए PSU बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, तो ये ONGC हो गया, IOCL, HP, ये सारे कंपनीज, तो इनका रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है। गेट्स को बहुत ज़्यादा वैलिड आपको, लाइक हमारे यहाँ भी जो थोड़े बहुत है लाइक बार्क, DRDO, इन सब में अगर गेट स्कोर आपका अच्छा है तो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और ये सारे तो एडवांटेजेस हो भी गए, और बाकी भी, और अच्छा तो ये भी बहुत लोग नहीं जानते कि गेट एग्जामिनेशन का प्रॉस्पेक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी है। तो बाहर के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक हो गया, NUS, NTU, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट एग्ज़ाम को मानते हैं। तो इसका स्कोर जो है बहुत पावरफुल है। आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर आपको अच्छा गेट स्कोर है तो मतलब बहुत सारी जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। और इन सब के अलावा भी लाइक जो वैल्यू है गेट स्कोर की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लाइक आपकी बैकग्राउंड, आपकी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो इन सब का बहुत बेनिफिट होता है। और जो तुमने पूछा कि एज लिमिट, मुझे पक्का एज लिमिट तो पता है नहीं, क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारे एजेड लोग भी देते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि 3rd ईयर या 4th ईयर में ही बस दो आप। गेट एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, तो बहुत लोग होते हैं जॉब के बाद फिर जॉब छोड़ के गेट देता है, मैंने भी देखा है 28, 30 और इवन बियॉन्ड दैट। तो ऐसा कोई एज लिमिट मुझे पता नहीं, शायद हो सकती है, लेकिन प्रॉस्पेक्ट बहुत बड़ा है गेट एग्जामिनेशन का। तो सबने सुना होगा कि PG एंट्रेंस इंडिया में जो है तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा है। ओके भैया। सो भैया बेनिफिट्स यार अपन को ये मालूम पड़ चुका है गेट एग्जाम बेसिकली क्यों होता है। सो भैया आपकी भी एक जर्नी होगी भैया गेट एग्जाम के लिए। सो आपकी वो जर्नी क्या थी भैया? जर्नी तो कुछ ऐसी थी कि मुझे फर्स्ट ईयर से ही गेट की प्रिपरेशन करनी थी। मुझे पता था कि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगा कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंट्रिगिंग है, आई वांट टू परस्यू इट इन लॉन्ग रन, ये मुझे पता था। तो लॉन्ग रन में पढ़ना है तो एमटेक करना है तो डेफिनेटली और कोई अपॉर्चुनिटी होगी नहीं गेट एग्ज़ाम के अलावा। तो तब से पता था कि गेट करना है, और फिर बाद में तो IIT, IISc इन सब का जो नशा है वो तो लग ही जाता है।
तो सेकेंड ईयर से मैंने प्रिपरेशन शुरू की, सेकेंड ईयर की सेकेंड हाफ, मतलब जो नियरली मिडल ऑफ फोर्थ सेमेस्टर मैंने प्रिपरेशन शुरू की। और फिर टाइम लगता है, क्योंकि ये जो मैंने पहले भी बोला है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है ये मैराथन होती है। लाइक इंटरनल्स नहीं है 2 हफ्तों में आप कर लोगे, क्या सेमेस्टर नहीं है कि 1-2 महीने में कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं, और 1-2 नंबर के लिए 300-400 कितने रैंक डिफरेंट कर जाएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो हर एक सब्जेक्ट, हर एक पॉइंट्स, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए आपको लड़ना है, तो टाइम लगता है, मैराथन जर्नी है। मुझे 2 साल लगे, और फिर वैसे प्रिपरेशन की, फिर तो हो गया कुछ। सो ये मतलब भैया आपको स्टार्टिंग से मालूम था कि आपको प्लेसमेंट नहीं उठाना है और आपको गेट के लिए ही जाना गया? देखो, मैं टीयर 3 कॉलेज से हूँ, और हम सबको पता है कि टीयर 3 कॉलेज में जो है कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड है, जॉब मिल जाती है डेफिनेटली। मेरा भी है, 2 ऑफर्स है, लेकिन जो है कैसा जॉब हम सबको पता है, लो पैकेजेस होता है, 5-6-7 इज कंसिडर्ड अ गुड पैकेज, अच्छा पैकेज लगता है। तो 5-6, लेकिन जो है हमें पता है टीयर 1 कॉलेजेस में कैसा पैकेज होता है, वहाँ पे एवरेज अबव 20 जाता है। तो डेफिनेटली उन सबका भी एक चाहत था, तो मुझे लगता था कि ऐसे 5-6-7 में तो होगा नहीं, अपॉर्चुनिटी है तो बड़ा भी कुछ कर सकते हैं। और बाकी तो मैंने बताया कि ये जो पढ़ने का प्रॉस्पेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंट्रिगिंग है, तब से मुझे यकीन था कि हाँ, गेट तो करना है और आगे भी जाना है, इतनी जल्दी मुझे नहीं है कि इन सब में सेटल हो जाऊँ। तो मैंने प्लेसमेंट के लिए मैंने बैठा ज़रूर, लाइक आई सिट फॉर फर्स्ट 1 or 2 कंपनीज, आई गॉट 2 ऑफर्स, और फिर मैं किसी कंपनी में नहीं बैठा, क्योंकि वो जो टाइम होता है लास्ट 1-2 महीना होता है गेट से पहले, तो उस टाइम पे फोकस ज़रूरी है, रिविजन करना है, सब कुछ करना है। तो 1-2 ऑफर मिलने के बाद मैंने बैठना छोड़ दिया कि जाना तो कोई है नहीं, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। ओके भैया, सो मतलब प्लेसमेंट के ऑफर थे आपके, उसमें अभी आपने एक अपना खुद का पाथ चूज़ किया कि भाई मुझे निकलना है इसमें, तो आपने ये गेट दे दिया? थे, मतलब अभी है, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, अभी भी है, एडमिशन पक्का हो जाए मैं ना कर दूँ, उम्मीद कर दो ये देख ना ले वो कंपनी के लोग। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो बोलूँ अच्छी सी जॉब लगे आपकी, जो आप चाहते हैं लाइफ में, वैसे वैसा आपके साथ हो गया, मतलब अच्छी तरीके से। थैंक यू, सबकी हो, मेरी नहीं, सबकी हो अच्छे से। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आप बता रहे हैं कि आपने कॉलेज में स्टार्ट कर दी, तो जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, जैसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से भैया उसको एक ड्रॉप लेके करना चाहिए पढ़ाई गेट के लिए, या फिर अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ पैरेलली वो गेट की प्रिपरेशन कर सकता है? भाई इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए एक बार आप भैया। देखो, बहुत लोग ड्रॉप लेके करते हैं, बहुत अच्छा रैंक करते हैं, 2 डिजिट रैंक करके आ जाते हैं, तो करते हैं ऐसा लोग, क्यों? बट ये मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं। अगर आप चाहो पहले से प्रिपेयर करो, प्लानिंग अच्छी सी हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, तो इन 4 सालों में हो जानी चाहिए, क्योंकि जो गेट का सब्जेक्ट्स है हर पेपर में, सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, हर पेपर में, वो तो बीटेक का ही सिलेबस है बेसिकली, तो वही सब्जेक्ट्स हैं। तो एक एडवांटेज है जो लोग मानते नहीं, क्योंकि जब आप या 4 साल जॉब करने के बाद गेट की प्रिपरेशन लेते हो, या 1-2 साल ड्रॉप करने के बाद गेट की प्रिपरेशन लेते हो, तो इन सब में क्या है, आप कॉलेज से निकल गए हो, वो एनवायरनमेंट आपके पास नहीं है, आपके वो जो क्लासमेट्स हैं, आप हर दिन जाके वही सब्जेक्ट्स नहीं कर रहे हो। तो कॉलेज में ये बेनिफिट है, लोग ज़्यादा मानते नहीं ऐसा, क्योंकि आप क्लास में जा रहे हो, वही सब्जेक्ट चल रहे हैं, सेमेस्टर भी वही सब्जेक्ट्स में है जिन पे गेट होना है, तो इसका एडवांटेज आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो बीटेक के लास्ट 1-2 साल है, तो इसमें अगर प्रिपरेशन करनी है तो अच्छे से की जा सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता कि जो मेरे दोस्त है इलेक्ट्रिकल में किया है, मैकेनिकल में किया है, तो सबको मैं देखता हूँ तो यही लगता है कि की जा सकती है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। आपको बस वो जो सब्जेक्ट्स है वो डेप्थ में पढ़नी है, और कम्पिटिटिव एग्जाम का अप्रोच डिफरेंट होता है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होते हैं, आपको सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं लिखना, वहाँ पे क्या है, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के यूनिवर्सिटी पेपर बहुत अच्छे से निकल जाती है, लेकिन ऐसा होना नहीं है गेट पे। तो कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन सब्जेक्ट तो वही है बेसिकली। तो कुछ सब्जेक्ट में मैंने ऐसा भी किया है कि वो जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर में है, 1 ही 2 सब्जेक्ट में हुआ है, बाकी सब तो सब्जेक्ट पहले निकल जाता है यूनिवर्सिटी में, बाद में पढ़ता हूँ गेट के लिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में था कि वो जो सेमेस्टर था वहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है, तब मैंने वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर ली गेट के लिए, तो यूनिवर्सिटी में 10 पॉइंट्स आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेना ज़रूरी नहीं। सो भैया जैसे कि आप बता रहे हैं कि भैया ड्रॉप लेना ज़रूरी नहीं है, बस बंदे की भैया वो होती है कि भैया उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कॉलेज के अंदर, एक ये बेनिफिट रहता है। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली तो क्या है, कॉलेज के प्रोफेसर्स जो है वो भी आपको बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। बहुत प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं इस बात को, तो वो जो इन्वायरमेंट है उसके एडवांटेज तो आपको कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। ओके भैया, सो भैया गेट के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट भैया गेट के अलावा भी और एग्ज़ाम्स होंगे जो बच्चे जानते नहीं है, या फिर जैसे गेट तो बहुत जाना माना नाम हो गया एग्ज़ाम्स की लाइन में, बट भैया इसके अलावा भी भैया और एग्ज़ाम्स होंगे इससे थोड़े नीचे या इससे थोड़े ऊपर, जो भैया अपन कर सकते हैं जब अपन बीटेक या फिर कोई कॉलेज लाइफ में अपन पढ़ रहे हैं, तो वो पेपर्स भैया कौन कौन से हैं भैया? देखो मुझे तो कंप्यूटर साइंस का पता है। कंप्यूटर साइंस में ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, जैसे कि सेम सिलेबस पे आप गेट, अब देखो गेट आप दे रहे हो तो आपके दो प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक, आपको अच्छी सी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब PSU वाला, और दूसरा आपको एमटेक करना है, आगे पढ़ाई करनी है। तो दोनों के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, मैं बता देता हूँ। लाइक इंस्टीट्यूशनल जो एग्ज़ाम्स है आपको आगे पढ़ने में हेल्प करेंगी, तो वो है आप TI फॉर दे सकते हो, जो PhD और इंटीग्रेटेड PhD के लिए है। सबको पता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई बात नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आप ISI एंट्रेंस दे सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एमटेक होती है। और आप CMI दे सकते हो, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, और जो है IIIT हैदराबाद, उनका अलग से एग्ज़ाम होता है, PGE पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सेम होता है, बस उसमें कोडिंग होती है, तो कोडिंग अच्छी से करनी है। और सबको पता है कि IIIT हैदराबाद जो है उसका जो प्लेसमेंट है वो टॉप IITs की तरह है, बिल्कुल एकदम टॉप IITs की तरह है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है उनका, क्योंकि वहाँ पे कोडिंग कल्चर जो है बहुत खास है। इतना मुझे पता है, मैं तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन देखा हूँ लोगों को, लिंक्डइन पे बात किया मैंने, तो ऐसा होता है। कोडिंग टेस्ट भी इसीलिए PGE में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एग्ज़ाम्स है, और एक एग्ज़ाम है लोग जानते नहीं, जेस्ट जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो जेस्ट से एंट्री लेता है, वो है IMS, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, और वो भी PhD और इंटीग्रेटेड PhD की। तो कोई देता नहीं, शायद 300-400 कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे जो ये देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कोई बैकअप के लिए देना चाहेगा तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है। और जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत सारे हैं, लाइक पार्क भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISRO है, DRDO है, और DLED का एग्ज़ाम है। तो इन सब में जो है साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। आप ISRO में साइंटिस्ट भी, इंडियन गवर्नमेंट का साइंटिस्ट भी पोस्ट मिलता है, NELET में मिलता है, और बार्क में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद साइंटिस्ट A पोस्ट मिलता है आपको। तो ये सारे जो है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पार्क और DRDO का एंट्रेंस आपको देना नहीं है। अगर गेट का स्कोर अच्छा है तो गेट का प्रॉस्पेक्ट कितना बड़ा है, तो गेट स्कोर अच्छा हुआ तो ये सारे एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। और भी बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं बहुत सारे। आंध्र प्रदेश में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आप एंट्री दे सकते हो, और JNU का टेस्ट होता है, पहले तो होता था, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, JNU का अलग से टेस्ट होता था, और ऐसे भी बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आप दे सकते हो। इन सब का सिलेबस मोर और लेस नियरली सेम है, तो गेट का प्रिपरेशन किया तो गेट इन सब में मेरा मानना है कि वन ऑफ द टफेस्ट, ISI को कंसिडरेशन में ले लिया, तो उसके साथ मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, सब्जेक्टिव है, डिफरेंट है। अदरवाइज गेट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से अपने की है तो बाकी सारों की हो गई। ये सब सुपर सेट सबसेट कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत अच्छा चांसेस मिल जाएंगे इन सब। ओके भैया, सो भैया बहुत सारे एग्जाम्स है भैया गेट के अलावा भी अपन जो दे सकते हैं भैया। सो भैया आपने भैया रिजेक्शंस देखे होंगे भैया, बहुत सारे रिजेक्शंस आपने गेट के ड्यूरिंग देखा होगा भैया आपने। हाँ भैया, गेट एग्जाम के बीच में आपने भैया बहुत सारी ना आपको फील हुआ कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेटेड फील होता है भैया हर बंदे को एग्जाम की ड्यूरिंग में, एग्जाम की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग। तो भैया आपने वो डिमोटिवेशन कैसे टैकल किया, और रिजेक्शंस जो होते हैं उनको कैसे टैकल करते हैं भैया? मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी थी जब मैं 3rd ईयर में था, वो गेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि कुछ सजेशन टिप्स एडवाइसेस, ये जो तुम बोल रहे हो यही सारी चीज़ें। तो शी टोल्ड मी वन थिंग दैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 4th ईयर में जब बाकी सबकी प्लेसमेंट्स होंगी तो देखोगे कि हर कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना रहा है, कोई बड़ा पैकेजेस बना रहा है, कोई 3, 4, 5, 6 बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं किसी को, हर कंपनी में जिसमें बैठता है पैकेज मिल जाता है, और टॉप पैकेजेस। और किसी में आप ये देखोगे कि कोई अलग वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई इंटर्नशिप्स कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखोगे, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि आपका गेट फरवरी में है, आप 4 महीने 5 महीने हर रोज़ MCQ कर रहे हो और सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं चलता, हर कोई देखता है कुछ नहीं कर रहे हो, आपको खुद को भी फिर
आप देखने शुरू कर देते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे, प्रोग्रेस कहाँ है। लेकिन इस सब से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, आपको करने जाना है। तो ये शी टोल्ड मी दैट, और ये बहुत अच्छी एडवाइस थी। आई थॉट कि वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस दैट आई एवर रिसीव्ड। तो ये मैं भी सबको बोलता हूँ कि कभी भी इन सब से डिमोटिवेटेड नहीं होना है, कि आपको सिस्टम में यकीन रखना है। लाइक इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम। आप पहले दिन जाते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता आपको कुछ दिखता नहीं है, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, मैं भी उनमें हूँ। तो लेकिन आपको सिस्टम में यकीन रखना है कि ऐसे ही होता है। आपको जो है हेल्थ इश्यूज़, फिटनेस इसी ऐसे ही रिसीव होता है। तो आपको यहाँ भी ये सोचना है कि जो आपका स्कोर है, जो आपकी करियर की अपग्रेडेशन है, डेवलपमेंट है, वो अगर गेट के थ्रू करना है तो अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर ऐसे ही होगा। उसमें डिस्ट्रैक्शन की कोई बात नहीं है, उन सबको करने दो। उन सबका गोल बस ये, वो लोग, उन सबका गोल इसी के लिए था, इसी के लिए वो लोग मोटिवेटेड थे, इसीलिए कर रहे हैं। उनका गोल शॉर्ट ड्यूरेशन में दिखता है। आप ऐसे गोल के लिए लड़ रहे हो जिसका प्रोग्रेस शॉर्ट ड्यूरेशन में दिखता नहीं है, तो बी मोटिवेटेड इन दैट। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन तो बहुत से लोग शुरू करते हैं, लेकिन ख़त्म बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली गेट देना और वो जो है आपका गोल था, मोरलेस नियरली एक लेवल पे आपको अचीव कर लेना, तो ये बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। तो कंग्रेचुलेशन जो कर चुके हैं और जो आगे करेंगे और पहले भी किया है। लेकिन डिफ़िकल्ट इसीलिए क्योंकि सी मैं सबसे कहता हूँ कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टफेस्ट पार्ट सब्जेक्ट नहीं है, MCQs न्यूमेरिकल्स नहीं है, वो एक मेंटल बैटल है। ये आपको लड़ना है, इसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना है, इसके लिए करना है। अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपकी सही है तो बाकी सब सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे, आपके पास टाइम है, आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेंटल बैटल ठीक से लड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा भैया, तो मतलब अपन को मेंटली स्टेबल रहना है एग्जाम की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। इस पर अपन कभी भी हार सकते हैं, बट हार नहीं माननी है। एग्जैक्टली। मेरे भी टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स से बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। एक बार टेस्ट सीरीज़ में 48 आया था। मतलब मोटिवेशन की बात तो छोड़ो, मैं 2 रात सो नहीं पाया था। तो क्या हो रहा है, 48 आ गया, वो भी 2 महीने पहले की। तो हो क्या गया, लेकिन सर्वाइव कर लेना है। मुझे भी पता नहीं मैंने कैसे किया। मैं गेट के बारे में सोचना छोड़ दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन में प्लान किया, कहाँ से मार्क्स लो, कैसे मार्क्स लो। उस पेपर को मैंने कम से कम 10 से 12 बार देखा कि हो क्या गया ऐसा जिसमें 48 आ गए मेरे, ऐसा क्या था इसमें, मतलब कर क्या दिया मैंने। तो ऐसे 10-12 बार देखा है मैंने। तो मुझे पता नहीं हुआ कैसे ये इम्प्रूवमेंट, लेकिन लगे रहो तो हो जाता है शायद, आई बिलीव ऐसा ही कुछ। सो भैया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा भैया, जैसे आपने बता दिया, आपने मोटिवेट कर दिया सबको भैया, मुझे तो मैं खुद को पर्सनली लग रहा है कि भैया लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि मैंने भी जेईई मेंस दिया था भैया, उसमें मेरा अच्छा आउटपुट नहीं आ पाया, तो मैंने पहले जल्दी हार मान ली थी भैया उसके लिए। मुझे आज ये रियलाइज़ हो रहा है भैया। सो भैया, आपके हिसाब से भैया एक बंदे को जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि उसका गेट सिलेक्शन हो जाए? जैसे कि आप बता सकते हैं कि भैया आपने कॉलेज लाइफ में ये बुक्स पढ़ी थी या फिर ये मटेरियल फॉलो किया था भैया, तो ये क्या रहेगा भैया आपके हिसाब से? वेल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि आप सब कुछ एक साथ पा नहीं सकते। आपको चॉइसेस अच्छे से लेनी है। आप एक 9.9 CGPA, आप बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, पेपर्स और अच्छा गेट्स पर, ये सब कर नहीं सकते एक साथ। आपको चूज़ करना है। 4 ही साल है आपके पास, तो और बीच में ऐसे असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन करना पड़ता है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि जो है बुक्स मटेरियल्स तो ठीक है, फॉलो करना है, लेकिन पहले चॉइसेस बनाने हैं कि आपको अच्छे स्कोर कहाँ लाना है। तो ऐसे मोमेंट्स मेरे पास भी आए थे। चलो कभी कभी हो जाता है कि किसी इंटरनल में किसी सब्जेक्ट में अच्छा हूँ तो कर लेता हूँ, लेकिन हर इंटरनल, हर सब्जेक्ट, हर सेमेस्टर में मुझे अच्छा नहीं मिला। किसी इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मेरा CGPA 9.2 के पास है, 9.1 to 9.2 ऐसा कुछ है। तो अभी एक सेमेस्टर बाकी है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। क्लास में मेरे आगे भी बहुत सारे CGPAs हैं, तो क्योंकि बहुत सारे इंटरनल्स ऐसे बिना प्रिपेयर करके दिया हूँ, क्योंकि गेट का सिलेबस चल रहा है, एक सब्जेक्ट है। और मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा मानता हूँ कि मेरा ये मानना है कि आप एक सब्जेक्ट जब शुरू करते हो तो उसके बीच में गैप नहीं देना चाहिए। मैं सबसे बोलता हूँ कि एक सब्जेक्ट जब आप शुरू से शुरू करते हो तो एक बार में ख़त्म करना बहुत आसान होता है, rather than आप कुछ पढ़ चुके हो, मतलब डिस्क्रीट कुछ मटेरियल्स पढ़ चुके हो आपके, लेकिन आपके बहुत सारे गैप्स है, बहुत सारे ऐसी जगह है कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपको पता नहीं, तो वो गैप्स फिल करना वापस जाके, इट्स रियली टफ, rather than
वो जो आप एक ही बार में ख़त्म कर दो पूरा। तो इसीलिए मुझे पसंद नहीं है कि एक सब्जेक्ट शुरू करके फिर गैप में पॉज कर दो, कुछ और पढ़ लो, ऐसा कुछ मुझे पसंद नहीं है। तो मेरा सब्जेक्ट कंटिन्यूटी रहना चाहिए, तो इसीलिए बहुत सारे इंटरनल असाइनमेंट्स मैंने मिस किए, असाइनमेंट्स भी नहीं किए बहुत सारे। तो ऐसे चलता है, तो ये चॉइसेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी क्या पूछा, बुक्स एंड मटेरियल्स, राइट? तो बुक्स एंड मटेरियल्स, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं बुक से ज़्यादा नोट्स एंड जो मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो लेक्चर्स होता है वो इंपॉर्टेंट है। बुक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे, बहुत एक्सप्लेनेटरी वे से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन, हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको गेट में दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 2-3 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको 1 मिनट में कम में सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 5-6 मिनट लग जाता है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जल्दी करना है, विद एक्यूरेसी करना है, तो इन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और टेक्निक्स और ट्रिक्स अलग से होते हैं। तो वो लेक्चर्स जो है बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत क्लासेस ऐसे हैं जिनसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो ये सब टॉपिक्स, और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अवेलेबल है ही। तो किसी से भी आपको जो है स्पेसिफिक गेट के लिए पढ़ना है, वो लेक्चर्स पढ़ने हैं। और इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, लाइक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम फॉर्मेट जो है बहुत पॉपुलर है। पूरा नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ लेता तो हो जाता। चलो इतना बड़ा है वो। तो ये इन सारे सब्जेक्ट्स में मैंने टेक्स्ट बुक फॉलो किया है, और जो उनमें जो एक्सरसाइजेस है तो कुछ किए हैं मैंने सिलेक्टिव कुछ सब्जेक्ट्स में। अदरवाइज़ ऐसा कुछ रेगुलर टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं किया मैंने गेट के लिए। ओके भैया। सो भैया मुझे आपसे जानना था कि भैया आपको कभी लगता होगा कि भैया आपसे भैया गेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा भैया, जैसे कि होता है कि भैया एक बार लगे कि यार नहीं यार अब छोड़ देते हैं इसको, अपन कुछ और चूज़ करते हैं, तो ऐसा आपको फील हुआ कि भैया नहीं यार मैं भी प्लेसमेंट ले लेता हूँ और मैं भी चलता हूँ भाई, अपना लिए है ही नहीं, तो ऐसा लोगों को बहुत फील होता है भैया कि मेरे लिए नहीं है एग्ज़ाम। तो भैया आपका कुछ मानना है कि यार किसी बंदे के लिए एग्ज़ाम होता है, या फिर वो बंदे को मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, या फिर कोई सच में भैया ऐसी बातें होती हैं कि भैया ये एग्ज़ाम इनके लिए बना ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है भैया बड़े एग्ज़ाम्स के लिए भैया? हाँ, डेफिनेटली होता है, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। लगा है ऐसे, मैंने मतलब यहाँ तक बोला है कि मुझसे नहीं होगा, मेरा तो गया, लेकिन फिर भी गेट देना है, ऐसा मेरा एटीट्यूड था कि गेट तो देना है, मैं कभी भागूंगा नहीं, इससे देना है। लेकिन लगा था कि चलो मेरा गया, जो हो रहा है अब मुझे देखा नहीं जाएगा इससे। तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसके साथ प्रिपेयर किया, उसका नाम है आकाश मंडल, वो ऑल इंडिया रैंक 52 है, तो एक साथ प्रिपेयर किया पूरा। तो फिर क्या है कि एक टाइम था जब टेस्ट सीरीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता, सिली मिस्टेक हर चीज़ में, लाइक ऐसे बोलूँ कि सोचो मैं कुछ NC2 कर रहा हूँ, N choose 2 समथिंग कर रहा हूँ, तो नीचे 2 फैक्टोरियल लगाना भूल गया, ऐसे सबमिट कर दिया क्वेश्चन, तो क्या बोलूँ, इसके लिए -0.67 हो गया, मार्क्स तो मिले नहीं। ऐसे होते होते बहुत कम आ रहे थे, और उसके जो है अब 70+, सब 70+ आने लगे, और मेरा तो सिली मिस्टेक से बड़ा हुआ है, मतलब 13, 14, 15, 20 मिस्टेक्स हो गए बहुत ज़्यादा। तब मुझे लगता था, मैंने उसको कभी बोला नहीं, मतलब हाँ ख़राब तो लगता है, लेकिन ऐसे किसी को बोला नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, गया है डेफिनेटली, सब पानी में गया, ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ऐसा इवन लास्ट तक था, क्योंकि लास्ट 1 वीक में मैंने कुछ एग्ज़ाम नहीं किया, मेरा प्लान ही ऐसा था कि रिवाइज़ करूँगा सारे नोट्स, जो होगा देखा जाएगा, अब एग्ज़ाम देके कुछ होगा नहीं। तो लास्ट एग्ज़ाम में भी मेरा कुछ 7 या 8 नंबर नेगेटिव था, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है गेट में, तो गेट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है ये। तो 7-8 नंबर नेगेटिव खाने के बाद मेरा एटीट्यूड ऐसा ही था कि अब कुछ होने वाला नहीं है। मैंने एक वीक पूरा रिवाइज़ कर लिया, और इवन गेट के हॉल में जाने के वक्त भी, एंटर करने के बाद भी मेरा यही एटीट्यूड था कि नेगेटिव मत करो यार, मार्क्स देखा जाएगा, इतना नेगेटिव मत करो, बस ये कॉशियस रहना है। तो ये बहुत इफेक्टिव रहा, क्योंकि देखा जाए तो गेट पे मेरे 0 नेगेटिव है, जो मेरे पूरे प्रिपरेशन में एक ही दिन हुआ है कि 0 नेगेटिव तो छोड़ो, कभी 5 से कम नेगेटिव नहीं हुए, लेकिन एक दिन में 0 हो गया गेट में। ये शायद यही एक वजह था कि इतना अच्छा रैंक के लिए। तो ये पॉइंट मैं सबको बोलना चाहूँगा कि लगे रहो उसमें, मेरा यही मानना है कि लास्ट तक मुझे यकीन कि इवन गेट के बाद मेरा
इस साल का पेपर जो है थोड़ा लेंदी था, शायद तुमने एनालिसिस देखा होगा, तो बहुत लेंदी था पेपर और MSQs जो थे बहुत एनालिटिकल थे, एप्टीट्यूड भी इवन डिफ़िकल्ट कर दिया पिछले आइडियाज़ से। तो बहुत लोग ऐसे कट ऑफ जो कम जाएगा ये तो मुझे पता था, डेफिनेटली पता था, इतना कम पता नहीं जो इतना ड्रॉप करेगा। लाइक हर साल IIT बॉम्बे में एंट्री 72 73 में होता है, इस साल से 62 में आ जाएगा 10 मार्क्स, तो शायद आएगा नहीं, पता नहीं अभी, लेकिन चलो 8-10 मार्क्स तो कम हो ही जाएंगे शायद। तो इतना ड्रॉप करेगा मुझे पता नहीं था, लेकिन थोड़ा ड्रॉप करेगा पता था। और एग्ज़ाम के बाद मेरा बिल्कुल स्ट्रैटेजी यही था कि अभी से मुझे बाहर देना है, गेट वेट मतलब गया मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि जो हुआ पेपर मैंने जो देखा तो मैं तो गया उसमें, ऐसे ही इतने नेगेटिव्स आ रहे हैं और पेपर ऐसा था मेरा गया। तो मैं कुछ पेपर एनालाइज नहीं किया, कुछ खोल के भी नहीं देखा कैसा किया। कुछ क्वेश्चन दोस्तों को मैंने पहले से बोल रखा था कि कुछ भी हो जाए मुझे कॉल नहीं करना गेट के लिए, ऐसे इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था मेरे लाइफ में। तो फिर क्या है मतलब 14 दिन 20 दिन हो गए, 5 फरवरी को शायद गेट हुआ था और मैंने 19 फरवरी तक कुछ नहीं किया। फिर जो है दोस्तों के प्रेशर्स आ जाते हैं, बहुत लोग जो है रैंक प्रेडिक्टर में देख रहे हैं। तो 20 फरवरी को मुझे क्या पता, मतलब सीने पे हाथ रख के मैंने देख लिया एक बार रैंक प्रेडिक्टर में, फिर मार्क्स देखे तो होश हो गया कि क्या हो गया ये तो नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया ये। तो ऐसा मोमेंट्स होता है। तो उस मोमेंट से मेरी यही रियलाइजेशन है कि आप छोड़ो मत, लगे रहो, भागना नहीं है किसी चीज़ से। आप कुछ भी हो जाए, आप इंजीनियर हो, आप भाग नहीं सकते ऐसे। तो ये सच में मेरा मानना है कि आप इंजीनियर हो, कुछ भी हो जाए, इवन एट द लीस्ट पॉइंट यू आर एन इंजीनियर, यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम एन एग्जामिनेशन। तो ये सबसे बोलना चाहूँगा कि मेरा ये एटीट्यूड था, पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए काम कर गया और मुझे यकीन है बहुत लोगों के लिए करेगी कि आप छोड़ो मत। गलत हो सकता है, आपको पता है शायद कि ठीक से नहीं हो रहा है, आपका एकदम परफेक्ट नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है ऊपर नीचे, यकीन नहीं आ रहा है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, लेकिन छोड़ो मत। कमिटमेंट कर दी तो छोड़ना नहीं है उसको, आपको करना है, आखिर तक जाना है, बीच में क्यों भाग रहे हो। तो एंड करो चीज़ को जब तक है। तो कमिटमेंट कर दी, लाइक 5 फरवरी को गेट है, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी हो जाए, खराब हो रहा है, लेकिन कंप्लीट करो। 5 फरवरी को दे के आके फिर आपको छोड़ना है, फिर छोड़ के आप कुछ भी नेक्स्ट टारगेट उठा लो, उसको भूल जाओ, पास में रख दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मूव ऑन कर लो, लेकिन वहाँ तक जाना है बस। फिर क्या पता आपकी डेडिकेशन को फल मिल जाए, मुझे लगता है जो मुझे मिल जाए, और कुछ नहीं था, बस वही कि लगे रहो। भैया बोलते हैं ना भैया लोग कि ना एम चूज करना इजी होता है, बट एम तक पहुंचना बहुत हार्ड होता है, बड़ा एक परसिवरेंस मांगता है। बहुत हार्ड, ये बहुत सही था कोट, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर में जब मैं बैठ के प्लान करता था कि ये है, देखो लैपटॉप पे देख रहा हूँ, ये है गेट एग्जामिनेशन, चलो सही है, यहाँ से ये 65 क्वेश्चन आएंगे, चलो कंप्यूटर साइंस के चलो हो जाएगा, कुछ नहीं, हाँ चलो ईजी है। इसके बाद IIT बॉम्बे, मेरा प्लान IIT बॉम्बे का था, ISC का था, चलो गेट तो हो जाएगा कोई। फिर पता चला लास्ट 2 ईयर्स में कि नहीं, बहुत गलत कर दिया ऐसे प्लानिंग नहीं होनी चाहिए थी। मतलब प्लानिंग तो मैंने गेट क्लियर करने की बात की थी, गेट की तो वो प्लानिंग ही नहीं थी, एग्ज़ाम तो ऐसे होगा नहीं। तो ये सच में सही कोट है। और मैंने भी एक कोट पढ़ा है कि किसी ने बोला था ऐसे, कि मुझे पता नहीं कौन है, तो कोट भी शायद डिस्ट्रैक्टेड हो सकती है, लेकिन ऐसे बोला था कि यू कैन नेवर आइडेंटिफाई अ जीनियस बाय हिज आइडियाज, द ओनली वे टू आइडेंटिफाई अ जीनियस इज बाय हिज एग्जीक्यूशन। तो मैं खुद को नहीं बोल रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन द कंसेप्ट इज़ राइट कि आपको एग्जीक्यूशन में फोकस करना है, आपको आइडियाज़ में सिर्फ काम नहीं बनेगा, आपको एग्जीक्यूशन सही से करनी है। तो आइडियाज़ तो बहुत लोगों के पास होती है, लाइक आप स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में देख लो, स्टार्टअप के आइडियाज़ में बहुत लोग हैं, मुझे यकीन है इंडिया में बहुत लोग हैं, मेरे भी आइडियाज़ हैं स्टार्टअप के, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। तो स्टार्टअप आइडियाज़ सबके पास होते हैं, एग्जीक्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट हर चीज़ में। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मेरा मानना है ऐसा ही है, आपको प्लान करो, सही है, ड्रीम्स देखो, सपने देखो, प्लान करो, सोचो, लेकिन आपको फिर ये भी सोचना है कि ये 2 मार्क्स कैसे लाए, ये 1 मार्क्स कैसे लाए, ये आ नहीं रहे, इन सब को भी सोचना है, एग्जीक्यूशन ही। सो भैया अपन को ये तो मालूम पड़ गया कि भैया मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, आपने इतना कर दिया भैया। उसके बाद में भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि भैया अगर आपको कोई मैसेज देना हो जूनियर्स को अपने, तो वो मैसेज क्या रहेगा। जैसे कि मैं अगर बाइफरकेट कर दूँ इस क्वेश्चन को, तो भाई ऐसा रखते हैं, जो 12th से पहले वाले बच्चे हैं, जैसे 11th-12th वाले बच्चे, उनको आप क्या मैसेज देंगे, और जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप क्या एक मैसेज देंगे भैया। 11th-12th वालों को तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि
रैंक के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए, मैंने भी फेस किया है तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम लोगों के लिए रैंक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मैच्योरिटी। पहले ये देखना ज़रूरी है कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो कैसे हैंडल करें। रैंकिंग इम्पोर्टेंट है और आप सिर्फ रैंक की सोचते हो कि अच्छा मार्क्स लाएं। ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आप किसी को पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये मैच्योरिटी आनी चाहिए पहले कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्या है ये एक्चुअली आपकी ज़िंदगी बदलने का फेस है। तो आप मेरा भी ये मैंने भी फील किया कि स्कूल लाइफ तक ठीक है, 11th-12th में भी आप मैच्योर हो जाते हो थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन 12th के बाद जब कॉलेज में आते हो तो दुनिया ही बदल जाती है। आप खुद से हैंडल करने लगते हो दुनिया को। तो ये रियलाइजेशन थोड़ी पहले से आ जाए तो आपका स्कोर और रैंक और भी बेटर हो जाएगा, मेरा मानना है। तो आप मैच्योर तरीके से सोचो ऐसा। और ऐसे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम बना ऐसे है, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं कि आप 12th तक स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका मैच्योरिटी लेवल यहाँ तक है और अचानक 1 महीने बाद बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। आप उतना ही केपेबल हो जितना 1 साल बाद रहोगे। तो पहले से सोचो क्या करना है, कैसे करना है, ज़िंदगी कैसे बनानी है आपको। आपका टाइम आ गया बेसिकली, तो ऐसे सोचो, यही मेरा आइडिया है। और आपने क्या कहा कॉलेज वालों को, तो तुम लोग तो उतने मैच्योर हो पहले से, कॉलेज देख लिए, तुम लोग को पता है कि लाइफ कैसे बनानी है, क्या करना है, तो उतने आइडियाज़ है तुम्हारे पास। तो खुद से सोचो और प्रेशर मत लो। ऐसा मत सोचो कि वो पढ़ रहा है गेट है या वो पढ़ रहा है उसके लिए करो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप इतने दूर भाग नहीं पाओगे। जो बोला मैराथन में आप भाग नहीं पाओगे, आपको खुद को इंटरेस्ट नहीं रहा तो खुद से करना है जो भी है, खुद को पसंद करो और सोचो कि क्या चाहिए आपको। तो फिर उसके हिसाब से आप कोशिश करो, लड़ो और तैयारी करो। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना है तो डेफिनेटली टाइम इम्पोर्टेंट है। आपका पहले से बीटेक का कंसेप्ट जो है, कंप्यूटर साइंस का कंसेप्ट अच्छा है तो आप लास्ट 6 महीने भी कर सकते हो। बहुत लोगों ने किया है, 1 साल भी काफ़ी है। लेकिन अगर आपको करना है तो पहले से सोचो ना, 2 साल काफ़ी होता है टाइम। तो 6 महीने 1 साल में भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आपके ऑलरेडी कंसेप्ट अच्छे हैं तो हो जाएगा, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत लोगों ने किया है। लेकिन पहले से टाइम लेने में प्रॉब्लम क्या है। 2 साल लो टाइम, अच्छे से देखो, अच्छे से करो। और ऐसे मत करो कि 2 साल टाइम है, इस साल देख लेंगे, अगले साल फिर ये करने का क्या फ़ायदा है। आप लोग अटेम्प्ट करो कि 3rd ईयर में ही भी दोगे कुछ 50% सिलेबस लाइक ऐसे अटेम्प्ट करो कि 3rd ईयर में जब गेट होगा, जब आपके एक्चुअल अटेम्प्ट के पहले ईयर में, तो ऐसे सोचो कि इस साल मुझे 100 के पेपर में 50 क्वेश्चन का सिलेबस कंप्लीट करना है। 50 मार्क्स लिए ना ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 50 क्वेश्चंस और मतलब 50 मार्क्स, 100 मार्क्स में 50 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, पढ़ लेने हैं। तो ऐसे कुछ सोचो, ऐसे प्लान्स होता है बहुत सारे लोगों की। तो इस तरह से टारगेट कंप्लीट करो, दोनों ईयर्स है, आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप मेरे बहुत सारे ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो 6 महीने में कर दिए, क्योंकि उनका पहले से कॉन्सेप्ट अच्छा था। फिर रिविजन और न्यूमेरिकल्स सब में हो जाएगा। तो और आगे से जो है मैं ये बोलना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस की तो सिर्फ नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट्स में, मेरे इलेक्ट्रिकल में भी दोस्त हैं, तो गेट का जो पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर MSQ इंट्रोड्यूस हुए थे, तो लास्ट ईयर 2021 में तो MSQs आसान थे, मेरा मानना ये है। इस साल थोड़े बहुत एनालिटिकल है, तो अभी और एक फेज़ हो रहा है कि 2021 से एक फेज़ चालू हो गया। तो अभी अगले साल थोड़ा और डिफरेंट टाइप पेपर दिख सकता है, दिखेगा बोल नहीं रहा हूँ, दिख सकता है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले जो था 2020 तक, इवन 21 में भी बोल सकते हो, क्योंकि MSQ उतना टफ नहीं था। तो आपको सिर्फ मतलब न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, आपको MSQ सॉल्व करने हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल से ही हो जाती है। अब जो है MSQ से ही हो जाती है। अब जो है MSQ इंट्रोड्यूस होने के बाद आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी फोकस करना है, सिर्फ MSQ सॉल्व करने से होगा नहीं। आपको कंसेप्चुअली और MSQ का जो है कंसेप्चुअली आपको साउंड होना है बहुत ज़्यादा। जो इस साल के MSQs आए थे, जो ग्राफ थ्योरी के थे, हर एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था। एक क्वेश्चन मुझे पता है जो आप कभी पेपर एनालाइज करोगे तो देख पाओगे, एक पीटरसन ग्राफ का एक प्रॉब्लम था, उसमें मतलब MSQ था और इसमें एक ऑप्शन था पीटरसन ग्राफ होता है, तो उस क्वेश्चन वही था, एक स्टार तरह का होता है पीटरसन ग्राफ, देख लोगे सभी देखेंगे वो पेपर। तो एक ऑप्शन ये था कि पीटरसन ग्राफ का एक आइसोमॉर्फिज्म ये ग्राफ है बोल के दिया। तो क्वेश्चन मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन था, चारों जो ऑप्शन थे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थे। क्वेश्चन मुझे 10 मिनट्स तो यही क्वेश्चन खा गया मेरा, कि जो सारे ऑप्शंस थे वो ऐसे थे कि कॉमन स्टेटमेंट्स नहीं है, कॉमन कंक्लूजन्स नहीं है, सब वहाँ पे एनालाइज करके देखना पड़ रहा है कि ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये प्रूव कर सकता हो कि नहीं। और कुछ तो एक तो वो जो आइसोमॉर्फिज्म था वो तो प्रूव और डिस्प्रूव कर भी नहीं पाया, लेकिन कुछ ऐसे बाइजेक्शन मैपिंग करके इंट्यूटिवली मैंने बोल दिया कि हाँ ये होगा शायद, चलो सही हो गया। लेकिन ऑप्शंस ऐसे थे कि बहुत टाइम लग रहा है। तो
आपको पढ़ना ऐसे है, पढ़ाई का जो गेट का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा अब चेंज होगा, फिर प्रिपरेशन स्टाइल अब चेंज होने वाला है। इन सब पे फोकस करना, MSQs में फोकस करोगे तो ये सब पता चलेगा धीरे से कि आपको पढ़ना कैसे है। सिर्फ वो कंसेप्ट समझ के सिर्फ फॉर्मूलाज लेके MCQ में जंप नहीं करना है, वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे के लिए। ओके भैया, सो भैया मालूम पड़ गया है भैया अपन को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे भी पढ़ना पड़ेगा। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा भैया कि बैकअप कितना इंपॉर्टेंट है भैया ऐसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग भैया। बैकअप जिससे मेरा कोई बैकअप नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं सही पोजीशन में हूँ या फिर मुझे फुल फोकस गेट पे लगा देना चाहिए, एक या फिर आपकी लाइफ में आप क्या मानते हैं कि बैकअप होना चाहिए बंदे की लाइफ में कि नहीं होना चाहिए भैया? हाँ, मुझे लगता है डेफिनेटली होना चाहिए। देखो, वो एकदम बच्चों को सिखाया जाता है कि फोकस करने के लिए उनको बोला जाता है कि बैकअप नहीं, इसी में सोचो, इसमें सोचो आप। लेकिन इस फेज़ में आप लोग बच्चे नहीं हो, मैं भी, हम लोग बच्चे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। करियर के इंपॉर्टेंट डिसीजन कुछ इधर उधर हो जाए तो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा। तो बैकअप डेफिनेटली लेना है। ये बैकअप मतलब मेन प्लान ए हुआ तो बैकअप B, C, D कुछ भी रखो, 3-4। तो जो है मैंने पहले बोला कि वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं गेट के सिलेबस के ऊपर, वो सारे आपके बैकअप हो सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बैकअप्स होते हैं। तो जो सिलेबस है, तो आप गेट की प्रिपरेशन ले रहे हो तो फरवरी की फर्स्ट वीक में गेट होगा आपका, और मई में ISI एंट्रेंस होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI का एमटेक। बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन ISI का एमटेक बहुत खास है। उनका एवरेज पैकेज 20+ जाता है डेटा साइंस में। तो ISI इंस्टीट्यूट ऐसा ही है, तो लोगों को पता है। CMI होता है इस साल जो है, ISI का एंट्रेंस एग्ज़ाम 8th में और CMI का 28th में। तो आपको 3 महीने मिल जाता है गेट के बाद सिलेबस, मतलब वो आइडियाज़ रिविजन करने और सब्जेक्टिव में चेंज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप गेट की अच्छे से प्रिपरेशन करो। थोड़ी सी वजह से देखो, आपकी प्रिपरेशन बहुत बुरी है तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स भी ईजी नहीं है। लेकिन शायद आपका आपने प्रिपरेशन लिया और थोड़ी सी वजह से कुछ मार्क्स की वजह से आपका मिस हो गया, तो मतलब कॉन्सेप्ट आपका बहुत सही है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और उस दिन का रिफ्लेक्स भी मैटर कर सकता है। तो 3 महीने काफ़ी टाइम आपको रिवाइज़ करने में और वो सब्जेक्टिवली एनालाइज करने के ISI एग्ज़ाम या CMI एग्ज़ाम। IIIT हैदराबाद दे सकते हो, ये बहुत अच्छा बैकअप है। तो ये सारे बैकअप बहुत अच्छे हैं मुझे लगता है। और लोग जो है बार की स्ट्रोक को दे ही देते हैं। ये इन सब का इंटरव्यू भी होता है मई जून में, ये सब भी। तो ये सारे बैकअप हो सकते हैं। और मैंने जो बोला कि मैंने प्लेसमेंट में पहले 2 कंपनीज़ में बैठे थे, तो ये जो फर्स्ट 1-2 ऑफर्स है ये मेरे बैकअप प्लान ही था बेसिकली। जाना तो किसी में नहीं है, लेकिन देखो, लोगों को बोलना भी नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि लोगों को बोलना है मुझे ऑफर मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग शायद मेरा गेट स्कोर ही देखेंगे, लेकिन ये मेरे लिए था। और आइडिया मेरे दोस्त का था, जो मैंने बोला आकाश का, उसका आइडिया था ये कि बैठ जाते हैं प्लेसमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था, क्योंकि कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कुछ ना भी हो जाए, आपको एक ऑफ़र है, 1 या 2 ऑफ़र है आपको। चलो, ऐसा नहीं है कि आप वेले बैठे हो, ऐसा नहीं है, आपका कुछ ना कुछ है तो आप कर लोगे, आप बेकार नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत अच्छा डिसीजन था उसका, मुझे पता है आकाश का, तो जो उसने बोला था ये आइडिया अच्छा है। आप एक कंपनी में बैठ गए, चलो पैकेज आ गया, ऑफर आ गया, बस। और नहीं बैठो, कोई नहीं आपको, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन रहेगी आपको, एक बैक ऑफ द माइंड टेंशन नहीं रहेगा कि आप यू आर हैंगिंग फॉर द लाइफ। यू आर नॉट हैंगिंग फॉर द लाइफ, आपका बैकअप पीछे है। और बाकी एग्जाम्स तो आगे हैं, आप एक तो गेट देने जा रहे हो, ये बैकअप पीछे ऑलरेडी सेटल्ड है, आप गिरोगे नहीं पूरी तरह से। और फिर आगे तो और भी एग्ज़ाम्स हैं जो आपको और भी चांसेस देंगे कि इस बैकअप को छोड़ो और ऊपर जाओ। तो प्लान आप अच्छे से कर सकते हो, मौका बहुत है आपके पास, अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो। और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हाफ जो फेज़ है, उसमें उतना अच्छा पढ़ाई होती नहीं है कि आपको ग्रेड का प्रिपरेशन लेना है कि प्लेसमेंट भी लेना है। तब से प्लेसमेंट कोई प्रिपरेशन करता नहीं है यूजुअली। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो 3rd सेमेस्टर में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कोई करता नहीं, और गेट भी तब से कोई शुरू करता नहीं। तो ये जो फेज़ है ना, ये आप रिसर्च के लिए यूटिलाइज़ करो, आप अच्छे से समझो ये सारी चीज़ों को, आप रिसर्च करो, गूगल में जाओ, पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है आपको मिल जाएंगी। तो ये जो फेज़ है, आप अच्छे से जानो अपने स्ट्रीम को, आप कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कुछ भी हो, अपने स्ट्रीम को जानो, अपॉर्चुनिटीज़ जानो, लिंक्डइन पे जाओ, जो आगे सीनियर्स हैं उनके साथ बात करो, आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। तो लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वैसे तो डिप्रेसिव है, मैं मानता हूँ, बहुत डिप्रेसिव है लिंक्डइन। आप 3rd ईयर में या सेकेंड ईयर 3rd ईयर इन सब फेज को देखोगे तो हर कोई सक्सेसफुल, हर कोई, जब देखो कोई पोस्ट कर रहा है, कुछ ये बना दिया, वो बना दिया, वहाँ जॉब लग गई, वहाँ चला गया। तो बहुत डिप्रेसिव है, मुझे लगता है वो होम पेज बहुत डिप्रेसिव है। वहाँ से हटो, आप सर्च बार में जाओ, लोगों को सर्च करो, उनसे बातें करो, तो आपको बहुत सारे लोगों, अप्रोचेबल लोग मिलेंगे वहाँ पे। लोग
जो पहले से सक्सेसफुल है या स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी हो, अच्छे से अच्छे जगहों पे लोग मिल जाएंगे आपको एक साथ, तो आप बात कर सकते हो। ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने गेट प्रिपरेशन और इन सब फेज़ों में बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जो IIT में हो, ISC में हो, TI पर मैं PhD कर रहे हो, या जॉब पे हो माइक्रोसॉफ्ट में हो, कुछ भी। मैंने ये भी सोचा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का बहुत शौक है, तो वहाँ पे तो मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की कि ऐसे मैंने देखा एक लिंक्डइन एक भैया था, तो मैंने देखा कि अभी भी है, तो उन्होंने एक Tier 3 कॉलेज से सीधा मतलब 1-2 कंपनीज होके डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चला गया। कुछ उसका गेट नहीं था, कुछ टेक भी जरूरी नहीं था। तो उनसे मैंने बहुत सारी बातें की कि कैसे किया, कि ये इंपॉर्टेंट। तो इन सब से आपके क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गेट नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, नहीं डेफिनेटली बहुत कुछ है। आप इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे बातें करनी चाहिए। आप हर वक्त पढ़ नहीं सकते, ये इनकन्सिस्टेंसी बहुत सही चीज़ है। हर किसी को होता है, आप एक तरह से एक ही मोमेंटम से फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक पढ़ नहीं सकते। मोमेंटम ड्रॉप होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता तो क्यों फोर्स नहीं करना खुद को, क्योंकि ये जो कभी कम्पिटिटिव एग्जाम है, 12th के बोर्ड नहीं है, 10th के बोर्ड नहीं है कि कुछ भी करो, पढ़ लिया तो हो जाएगा। तो आप छोड़ो, ऐसे नहीं होगा। अच्छा मन नहीं लग रहा है तो बंद करो, कुछ जाओ, कुछ गेम्स भी खेल सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, और उसके साथ गाने सुनते सुनते जाओ, लोगों से बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे बात करो, सोचो। तो मुझे एक्चुअली मेरी ड्रीम कंपनी है गूगल, तो मैं क्या करता था, वो जो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग हैं, गूगल का इंटर्नशिप मिल गया, तो जो गिफ्ट्स है उनका फ़ोटोज़ डाल दिया, तो मेरे सब देखता था क्या क्या दे रहे हैं। तो मैं यूट्यूब पे जाके वीडियोस भी देखता था कि क्या क्या दे रहे हैं मतलब गिफ्ट्स में, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वैसे आपकी सिटी से ही कट रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, लगता है फ्री का है नहीं, बट लगता है। तो ये सब मैं देखता था, इन सब से मोटिवेशन भी मिलती है आपको, मतलब एक बैक ऑफ द माइंड पीस भी मिलता है कि कुछ आप हैंगिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं है, गेट नहीं हुआ तो बहुत कुछ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भैया, सो बैकअप इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, और भी अपन को सोशली एक्टिव भी रहना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, आपका ये मानना है भैया? सोशली एक्टिव मतलब एक्टिव बोला है, हाइपर एक्टिव नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो है अभी मतलब गेट तक मेरे फ़ोन में फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसा कुछ नहीं था, मतलब फ़ोन में ही नहीं था। क्यों डीएक्टिवेटेड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी अच्छा लगे तो लैपटॉप में खोल लेता था, लेकिन फ़ोन में नहीं है। फ़ोन में हो तो क्या आप ऐप कभी भी खोल सकते हो, तो मैं नहीं कर, फ़ोन में नहीं है मेरा कुछ, बस व्हाट्सअप था और कुछ नहीं है। वो भी बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफ सब करके रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं वैसे पहले नहीं मानता था, लेकिन फिर लगा कि हाँ डिस्ट्रक्शन है थोड़ा बहुत वैसे। और मेरा एक टेक्निक था कि मैं जब न्यूमेरिकल्स नहीं, लेकिन जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, लेक्चर फॉलो कर रहा हूँ, और नोट्स मतलब कॉपी सामने है तो नोट्स बना रहा हूँ, लेक्चर फॉलो कर रहा हूँ, तब मेरा फ़ोन पास में नहीं होता। फ़ोन साइलेंट मोड पर टेबल पे कहीं और पे रखा होता था कि तब नहीं देखना है। मेरा टारगेट है 1 घंटा यहाँ पे लेक्चर देखना है, यहाँ से यहाँ तक लेक्चर पूरा ख़त्म करके ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, शायद 1 घंटा 10 मिनट कुछ भी हो, ख़त्म करना है, पूरे नोट्स बना रहा हो एकदम, लेक्चर फॉलो करके फिर जाके फ़ोन देखना है, कुछ भी कर लो। लेकिन अभी 1 घंटा 15 मिनट चलो कुछ भी है, ये टॉपिक अभी यहाँ पे देखना है, ये क्लास बिल्कुल क्लास की तरह, अभी क्लास चल रहा है तो अभी फ़ोन नहीं है। तो ये माइंडसेट होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मैं सारा दिन पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मैं बहुत मूडी हूँ इन सब मामलों में। तो चलो फ़ोन भी थोड़ा बहुत चला लूँगा, न्यूमेरिकल्स भी कर लूँगा, सब है, लेकिन जब एक काम कर रहे हो तो तब बी सीरियस। तो अभी क्लास की तरह क्लास चल रहा है तो अभी नहीं बात। लेकिन सोशल मीडिया तो बोल रहा हूँ, और सोशल मीडिया मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं, लिंक्डइन बहुत इम्पोर्टेंट, लिंक्डइन पूरा इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन है। तो यूट्यूब पे मतलब मेरा तो यूट्यूब सर्च किया हुआ है बिल्कुल, जो आप ये जो आपके जो फेवरेट कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ पे जाना चाहो तो बहुत सारे कैंपस टूर्स है, हॉस्टल टूर्स है, मेस टूर्स मिल जाएंगे। तो ये सब मैंने पूरा देखा हुआ है, पूरा मतलब शायद ही यूट्यूब पे ऐसा कुछ टूर्स वगैरह होंगे इन सब IIT से ऐसे के जो मैंने नहीं देखा। और ये जो तुम जो अब मेरे इंटरव्यूज़ ले रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं पहले से, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो पहले से गेट मतलब 2, 3, 4, 5 साल हो गए, तो ऐसे गेट टॉपर्स और रैंकर्स के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। तो मतलब वो जो इन सारे चैनल्स की क्या बात है, इंस्टीट्यूशन वीडियोस में बहुत सारे प्रमोशन होते हैं, ये जो इंटरव्यूज़ है बहुत नेचुरल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं देख रहा हूँ तो इंजीनियर्स ऐसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ वो जो IIT से है, चलो कोई तो उनका प्लेसमेंट लग गया, तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में लगता है, वो बोल रहा है, फिर बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में। तो ये सारे वीडियोस मैं देखता था, हर वक्त पढ़ता नहीं तो मूड नहीं होता था, लेकिन जब मूड नहीं होता तो ये सब कर सकते हो, तो आपको क्या है मोटिवेशन मिलती है। तो अभी मोमेंटम नहीं है तो क्या हो, मोमेंटम फिर से बन रहा है ये सब देख के। तो दिस इज़ द
ओके भैया, सो भैया मुझे ये जानना था भैया, ये सब तो अपने प्रोफेशनल बातें कर ली गेट के बारे में, बट भैया आपका सिलेक्शन हुआ अच्छे से भैया, अच्छी रैंक आई भैया आपकी, मतलब ऑल इंडिया रैंक 21 भैया लोगों का सपना होता है, वो आपने सपना भैया अपनी लाइफ में कुछ दिन पहले भैया आपने जिया है। तो भैया घर पे आपका क्या रिएक्शन था, जिन अपने पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था भैया आपके लिए भैया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्क्रीम्ड, मतलब जो है हम सबको पता है कि गेट की एक ट्रेंड है, रिज़ल्ट पहले आती है। जो डेट सिलेक्ट हुआ है लाइक आईटी खड़गपुर ने इस साल 17 मार्च बोला है, हर साल गेट की रिज़ल्ट 1 या 2 दिन पहले आती है। तो 15 मार्च से मैं बैठा हूँ कि आएगा, अब तो आएगा। तो पहले मैंने रैंक प्रेडिक्टर में देखा था, तो ये प्रेडिक्टर 19 से 25 इस रेंज में कुछ बोल रहा था, 20-25। तो मैंने कुछ, अगर रैंक प्रेडिक्टर में हर कोई देखता नहीं, मैंने सोच रखा था कि चलो 25 से 35 तक अगर 23 में इस रेंज में आ जाएगा शायद कहीं पे 35 मैं ऐसा सोच के चल रहा था कि इससे ज़्यादा हो गया तो चलो बैड लक है, लेकिन कितने ही लोग हैं जो चेक नहीं किया है इस रेंज में। तो मैं यही सोच रहा था 32-34 इंट्यूटिवली नंबर्स निकल रहा था कि क्या आएगा। तो फिर 15 मार्च से बैठा था, कुछ ऐसा हुआ नहीं, देख रहा था थोड़े बहुत न्यूज़ देख रहा था, नहीं आया नहीं आया, रात तक नहीं आया, चलो कोई नहीं कल ही आएगा शायद। तो 16 मार्च जो है, मैं जो शाम से लाइक 4 या 5 से मैं बैठा था, मतलब IIT KGP का साइट खोल के बैठा था, आएगा अभी आएगा किसी वक्त आएगा सीधा। तो देख रहा हूँ, पूरा देख रहा हूँ, 9 बज गए, 9:30 10 बज गए, अभी तब डिनर भी करने जाना है। तो मैंने लैपटॉप क्लोज किया, फ़ोन पे ले लिया, अभी फ़ोन पे रिफ़्रेश मार रहा हूँ, वो रिफ़्रेश मारते मारते पूरा खा लिया। चलो आके जब मैं रूम में आया तो शायद 11 साढ़े 11 बजे थे, तभी अचानक एक रिफ़्रेश किया तो देखा मेरा फ़ोटो आ गया, ये क्या था? तब देखा अरे रिज़ल्ट आ गया। तो फिर मैं देखा 21, तो आई स्क्रीम्ड एंड फिर जो मम्मी पापा सब भाग के आए कि क्या हो गया, मतलब क्या हो गया नहीं, उनको पता था कि होना क्या है, पता ही है कि क्या है। तो मैं चीख पड़ा तो वो लोग आ गए कितना। तो ये मोमेंट था, वो बेस्ट मोमेंट था, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मेरे लाइफ में। फिर चलो क्या है, फिर तो मतलब 21 देखा, 2 स्क्रीनशॉट मोबाइल पे लिए, फिर सर्वर डाउन, पूरा क्रैश कर गया 40 मिनट्स के लिए, कुछ खोल भी नहीं, मतलब लैपटॉप पे मैंने देखा नहीं कि अब क्या बताऊँ, मुझे लैपटॉप पे देखना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है कि यकीन आए बाद में आंखों कि हाँ 21 है। तो अभी खोल नहीं रहे, 40 मिनट से वेट कर रहा हूँ क्या है, फिर अच्छे से चलो खुल गया, देख लिया 21, तो सब खुश है, यही बस, पेरेंट्स खुश है तो सब खुश है। ओके भैया, सो मतलब भैया आपने जब बताया ना आपने स्क्रीम किया, तो भैया मेरे गूज बम्स आ गए भैया, अभी भी मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही है मेरे ऊपर भैया, बहुत अच्छा लगा भैया। मतलब मेहनत के बाद में भैया फल मिलता है तो भैया बहुत अच्छा लगता है। जैसे बोलते हैं ना भैया, सुबह से मेहनत कर रहे हैं अपन लोग और फिर अपन लेटते हैं सोने के लिए तो अच्छी नींद आती है, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है भैया आपने बहुत मेहनत की, आपको अच्छा फल मिला। आपने भैया मतलब जो आपकी स्क्रीम थी भैया उस पर अलग ही फ्रस्ट्रेशन, सारी हैप्पीनेस वगैरह सब मिलके निकली होगी भैया। सो भैया मेरे को भैया बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, बट भैया एक लास्ट क्वेश्चन भी जो आपके सामने रखना चाहूँगा भैया, आपने जो आपकी जो लाइफ है भैया, इसमें भैया प्रोफेशनली बात नहीं करते भैया अपना, अब मैं आपसे बात करूँगा या पर्सनली या थोड़ा सा ऐसे कि भैया आपके हिसाब से कोई ऐसा आपका कोई फनी इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि अगर ये लाइफ में नहीं हुआ होता तो लाइफ में मज़ा नहीं आता, तो ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें तो भैया प्लीज़ शेयर कीजिए भैया। हुआ होता तो मज़ा नहीं आता, हुआ होता तो मज़ा नहीं आता, ऐसा कुछ मेरा खास नहीं है। मैं पॉजिटिव ज़्यादा सोचता हूँ, तो मुझे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर कभी शेयर करूँगा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हुआ होता तो अच्छा होता। चलो कोई नहीं, लेकिन हर एक मोमेंट पे आपको उसी मोमेंट पे और बेस्ट सोचना है कि ये हुआ होता तो अच्छा होता, लेकिन आगे भी इतनी सारी चीज़ें हैं। जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि ये इंसिडेंट है कोई लाइफ में आपका, तो आपको लगता है अगर ये नहीं हुआ होता तो लाइफ में मज़ा नहीं आता, मतलब अगर ये नहीं हुआ होता तो अपन को मतलब ज़िंदगी मतलब जीने में मज़ा ही नहीं आता, ऐसा होता है ना भैया। बेस्ट इंसिडेंट बोलते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके साथ भैया? अभी देखो, अभी मैं एक फेज़ में हूँ। अभी मेरा वो हाइपर अटेंशन फेज़ चल रहा है कि रैंक हो गया तो हर कोई अटेंशन दे रहा है, बहुत सारे लाइमलाइट्स आ रहे हैं। तो अभी तो मुझे यही आएगा कि अभी ये क्वेश्चन सुनूंगा तो यही लगेगा कि दिस इज़ द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर, आई वाज लिविंग फॉर मैनी 4 5 6 हाउ मेनी ईयर्स आई हैवंट कांट काउंट कि कितने साल हो गए मैं इसी मोमेंट के लिए इंतज़ार कर रहा था। तो मैं पेरेंट्स हर कोई अभी जो है कुछ साल बाद कुछ महीने बाद IIT बॉम्बे का शीट रिलीज़ होगा, तो आई होप कि उस पर फर्स्ट लिस्ट पे मेरा नाम आएगा। तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, हाँ गेट का रैंक हो गया ये सब ठीक है, लेकिन वो जो IIT बॉम्बे का शीट है उसका इंतज़ार है मुझे वो देखना है। दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट आई गेस कि जो है वहाँ पे सिलेक्ट हो गया, तो ये बहुत अच्छा मोमेंट होगा।
और बाकी जो तुमने पूछा कि ऐसा कोई मोमेंट हुआ होता तो अच्छा नहीं होता, तो ऐसा कोई मोमेंट मुझे अभी तो ख्याल नहीं आ रहा है। ओके भैया, सो भैया बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके भैया। मतलब जो इंटरेक्शन था भैया पूरा नॉलेज वाला था भैया। मतलब गेट के बारे में मुझे मालूम था भैया इससे पहले, बट भैया इतना नहीं मालूम था डीप में भैया। आपने थोड़ी सी नॉलेज मेरी इंक्रीज करी एंड आई होप कि भैया ऑडियंस को भी बड़ी हेल्प मिले इस वीडियो से भैया। एंड भैया आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भैया, आप कि आप चैनल पे आए भैया, आपने टाइम निकाला भैया। थैंक यू भैया। अरे थैंक यू, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वाला नहीं है। मतलब तुम तो भाई जैसे हो। तो और ये जो बात है कि मैंने बोला ये प्रमोशन वाला वीडियो तो है नहीं, नेचुरल टॉक है बिटवीन जीनियस, तो ये बहुत सही है और अच्छा फील होता है। थैंक यू फॉर दिस ऑनर। चलो फिर। ओके भैया, सो भैया थैंक यू भैया।